हाय दोस्तों, कैफीन पाठशाला पे आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कोण मापन। दोस्तों, कोण मापन में हम क्या है ना कि जैसे एक पूर्ण वृत्त होता है, उसमें प्रत्येक आप जानते हो कि प्रत्येक वृत्त में 360 अंश का कोण बनता है, ठीक ना। तो उसमें भी क्या करेंगे, हम प्रत्येक वृत्त में प्रत्येक कोण को विभाजित कर देंगे, तो जिसका प्रत्येक कोण क्या होता है, हमारा 1 अंश का होता है। तो उसी तरह दोस्तों हमारे अर्धवृत्त में 180 अंश का कोण बनेगा। तो दोस्तों ये लगभग सभी लोग जानते हैं। इसमें हमें पढ़ना है सब डिवीजन ऑफ एनी एंगल। इसमें क्या होता है कि किसी भी कोण के उपभाग। तो दोस्तों यही थोड़ा हमारा इम्पोर्टेंट है समझना, क्योंकि ये लोग काफ़ी लोग नहीं समझ पाते हैं, ठीक ना। तो नहीं समझ पाते हैं तो बोलते हैं कि 1 अंश में हमारा 60 मिनट कैसे होगा। तो दोस्तों इसमें हम जानेंगे कि 1 मिनट में 60 मिनट, 1 अंश में 60 मिनट कैसे होता है। तो दोस्तों इसमें क्या होता है, जैसे ये हमारा वृत्त है, ठीक ना। आप ये जो लिखा है आप उसे पढ़ लीजिएगा, बाद में आप समझ लीजिए पहले होता क्या है। तो दोस्तों जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, ये पूरा एक ज़्यादा है 360 डिग्री का, और यहाँ पे इसका ये सेंटर है, ठीक ना। तो दोस्तों सेंटर की तरफ जो हमारा ये एंगल जो बने हैं, ये 10-10 एंगल के हैं। जैसे 0 से 10, 10 से 20, ऐसे 10 एंगल में डिवाइड किया गया है, और इन 10 एंगलों के बीच हमारे 1-1 डिग्री के कोण बने हुए हैं। तो आप जैसे देख सकते हो कि ये जो 10-10 एंगल के कोण हैं, जैसे यहाँ से 0 से 10, यहाँ पे दोस्तों बड़ा थोड़ा दिख रहा है ये एंगल, ठीक ना। यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी है। उसी तरह दोस्तों इसको सेंटर पे लाते जाओ तो ये देखिए एकदम धीरे धीरे सेंटर पे आते आते एकदम छोटा बन जा रहा है, और एकदम सेंटर पे आने के बाद ये बिंदु बन जाएगा, ठीक ना दोस्तों। तो इसको आप यानी जितना दूर लेकर जाओगे उतना बढ़ेगा। तो दोस्तों हमारा जो ये सब डिवीजन होता है, ठीक ना, तो ये हमारा इस एक एंगल के कोण को बांटेंगे। जैसे हम यहाँ पे हम थोड़ा बड़ा कर ले रहे हैं, ठीक ना। तो दोस्तों यहाँ पे जो हमारा ये एक एंगल है, यानी ये दूरी जो है हमारा, ये जो हमारा एक एंगल है, ये जो हमारा यहाँ पे ये एक एंगल है, इनके बीच की जो गैप है इसे हम 60 भागों में बांटेंगे, ठीक ना। जब 60 भागों में बांटेंगे तो इसका जो एक भाग होगा, यानी पहला भाग होगा, जो प्रत्येक भाग होगा, यानी प्रत्येक भाग को हम 1 मिनट कहेंगे। और 1 मिनट को यदि फिर उस 1 मिनट को यदि हम 60 भागों में बांटेंगे तो वो हमारा होगा 1 सेकेंड। तो आप सबको पता है कि 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है, ठीक ना। लेकिन 1 अंश में 60 मिनट सबको नहीं पता होता है, ठीक ना। तो ये चीज़ हमें याद कर लेना। अब यही देखो हम फैलाए थे तो कितना बड़ा दिख रहा था, अब देखो इसको हम छोटा करते जा रहे हैं तो ये बहुत छोटा हो जा रहा है। तो इसी तरह ये वृत्त काफ़ी बड़ा रहेगा, यानी ये हमारा चाँदा काफ़ी बड़ा रहेगा, तो आगे चलकर ये बहुत बड़ा रहेंगे, जिसे हम आसानी से 60 भागों में बांट सकते हैं, ठीक ना। तो दोस्तों इसे आप याद कर लो, ठीक ना। 1 अंश में 60 मिनट होते हैं। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि ये 1 मिनट में 60 मिनट कैसे होते हैं। ये जो 60 मिनट यहाँ पे जो 60 सेकेंड है, ये इस कोण के डिवाइड के भाग हैं, न कि हमारा वो घड़ी से संबंधित है। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे हेक्साफा। हेक्साफा जो है हमारा, ये भी एक प्रकार का कटिंग टूल है, ठीक ना। इसे दस्ती आरी भी कहते हैं। ये पाइप, फीट व विभिन्न आकार वाली धातुओं को काटने के लिए यूज होता है, और धातु को धातु को हेक्सा द्वारा काटने की क्रिया को हेक्साइंग कहते हैं। दोस्तों आप लोग प्रैक्टिकल में ITI के फिटर प्रैक्टिकल में अब बहुत हेक्साफाइंग क्रियाएं करते हैं, ठीक ना। तो जो हेक्साफाइंग होता है बहुत लोगों को तो समझ में नहीं आता है, जो पढ़े रहते तो बंदे जानते ही हैं। तो इसमें जो हेक्साइंग है वो धातु द्वारा, यानी हेक्सा धातु द्वारा धातु को काटने की क्रिया को हेक्साफाइंग कहते हैं। इसके 2 भाग हैं, पहला है फ्रेम और दूसरा है ब्लेड। तो फ्रेम भी हमारे 2 प्रकार के होते हैं, सॉलिड होता है, एडजस्टेबल। फ्रेम हमारे माइल्ड स्टील के बने होते हैं, और इसमें हमारा होता है पहला सॉलिड है। सॉलिड के बारे में जानते हैं। सॉलिड जो है हमारा है, लोहे की पट्टी को समकोण पर मोड़ कर बनाए जाते हैं। इसमें एक ही साइज के ब्लेड प्रयोग होते हैं।
पीछे चला जा रहा है यार, 1 मिनट। ठीक ना। इसमें हेक्सा फ्रेम की जो लंबाई होती है वो 300 mm होती है, और 300 mm का हेक्सा फ्रेम है तो ब्लेड भी हमारा 300 mm का ही यूज होगा। तो दोस्तों ये हमारा सॉलिड है, ठीक ना, ये हमारा सॉलिड ब्लेड है। सॉलिड हमारा फ्रेम है, सॉरी सॉलिड हमारा फ्रेम है, इसमें हमारा यूज होता है। इसमें ब्लेड की साइज नहीं बदलती है, ठीक ना, क्योंकि हमारा फ्रेम फिक्स होता है तो साइज भी ब्लेड का हमारा फिक्स रहेगा। आगे बढ़ते हैं। दूसरा है एडजस्टेबल। दोस्तों इसमें फ्रेम की साइज फिक्स नहीं होती है, इसमें पिन के द्वारा हम फ्रेम की लंबाई को बढ़ा या कम कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे पिन दिया है, ठीक ना। तो दोस्तों जब इसकी साइज अलग अलग होगी तो ब्लेड भी अलग अलग फिट कर सकते हैं। इसमें ये स्टील की पत्ती या पाइप की बनी होती है, तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हो ये पाइप की बनी हुई है। इनके हत्थे लकड़ी या एल्युमिनियम या हल्के धातु के भी लगाए जाते हैं। तो यहाँ पे तो हल्की धातु है जो फिर पेंट की गई है, ठीक ना। हैंडल के अनुसार ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला है स्ट्रेट टाइप, दूसरा है एडजस्टेबल पाइप टाइप, तीसरा है पिस्टल ग्रिप टाइप। अब दोस्तों हम पढ़ेंगे ब्लेड। दोस्तों ब्लेड भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ये हाई कार्बन स्पीड छिद्र इस्पात HFF के बने होते हैं, या ये ऑप्शन में न रहें। देखिए दोस्तों ये बहुत मोस्ट है। ये जो छिद्र इस्पात है ना, ये हिंदी नाम है हाई कार्बन स्पीड का। यदि ये नाम न रहे तो उसके बाद आप ये पहले पे मारेंगे ऑप्शन में। यदि ये ऑप्शन में नहीं रहेगा तो ये दूसरा वाला मारेंगे, ठीक ना। दूसरा वाला नहीं रहेगा ऑप्शन में तो ये तीसरा वाला मारेंगे, ये नहीं रहेगा तो लास्ट में ये मारेंगे। यदि ऑप्शन में ये चारों दे दिए हैं तो सबसे पहले हम ये वाला मारेंगे, ठीक ना, ये हाई कार्बन स्पीड वाला मारेंगे। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने इसको इसलिए इन चारों को दे दिया क्योंकि मैंने बहुत से क्वेश्चन देखे हैं, कुछ रेलवे में पूछा था, कुछ इसरो में पूछा था, कुछ तो सब में कुछ न कुछ अलग अलग दिए हैं। कहीं हाई कार्बन स्पीड नहीं दिया तो उच्च कार्बन इस्पात को सही मारा है, तो कहीं मतलब हाई कार्बन स्पीड और उच्च कार्बन इस्पात एक ही में दे दिया है, टंगस्टनेला एक ही में दे दिया है, तो वहाँ पे हमारा सही है हाई कार्बन स्पीड। और थ्योरी में भी आप पढ़ोगे तो उसमें भी आपको ज़्यादातर यही मिलेंगे, ठीक ना, हाई कार्बन स्पीड मिलेंगे, नहीं तो उच्च कार्बन इस्पात मिलेंगे। तो हमने बहुत इस पर एनालिसिस किया तो हमको इसमें सबसे सटीक आंसर हमारा हाई कार्बन स्पीड मिला है, ठीक ना दोस्तों। तो इसको आप याद कर सकते हैं, समझ सकते हैं, बहुत ही अच्छी चीज़ है जिससे आपको एग्ज़ाम में बहुत हेल्प मिलेगा इससे। दूसरा है दोस्तों दांतों की दिशा। दांतों की जो दिशा है वो आगे यानी सामने की ओर होती है, यानी बिंग नट की ओर होती है। दांतों की आकृति हमारी जिग जैग होती हैं। तो दोस्तों आइए देखते हैं हम जिग जैग कैसा होता है। ये हमारे ब्लेड हैं, ठीक ना ये हमारे ब्लेड हैं। दोस्तों ये जो ब्लेड में 2 होल दिख रहे हैं, यहाँ पे और यहाँ पे, इनके सेंटर के बीच से, दोनों सेंटरों के बीच से जो दूरी होती है ना, वो ही जो लंबाई होती है, ठीक ना। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सेंटर लाइन दिया है, ठीक ना। तो ये जो लंबाई होती है यानी सेंटर ये हो गया सेंटर, और इसका सेंटर ये हो गया, और इनके बीच की जो ये दूरी है ना, इसी दूरी को से ब्लेड की लंबाई मापी जाती है। यदि ये 30 mm है इनके बीच की दूरी तो ब्लेड की लंबाई 30 mm होगी। ये दोस्तों बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये देखिए इन दांतों को जो ये दांतें हैं नीचे दिए हैं, इन दांतों को थोड़ा जूम कर हमने यहाँ पे दिखाया है, ठीक ना। तो दोस्तों इन दांतों को देखो, ये इस तरह जब दांतें रहें तो इन दांतों को हम जिग जैग बोलते हैं, जिग जैग, ठीक ना। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए 2 दांत हैं। इन दांतों का जो सबसे नुकीला भाग होता है वही काटता है, ठीक ना, काटने का किनारा होता है जिसे हम कटिंग एज बोलते हैं। एज मीन्स किनारा होता है, ठीक ना, कटिंग मीन्स काट।
इन दो दांतों के बीच की दूरी हमको पिच कहते हैं। और दोस्तों एक जो इस दांत से जो ये हमारा दूसरे दांत की तरफ जो ये फ्लोप बना है, ये जैसे ये फ्लोप बना है, इसको हम फ्लैंक कहते हैं, इसको हम फ्लैंक कहते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये पॉइंट मैंने दिया है बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको मैंने हाईलाइट भी कर दिया है। इसमें पहला है दांत की टीथ फेंथरिंग। दांत की जो टीथ फेंथरिंग होता है वो क्या होता है? तो टीथ फेंथरिंग जो है वो कटाई का घर्षण कम करने के लिए होता है। दांत की जो टीथ फेंथरिंग होता है वो कटाई का घर्षण कम करने के लिए यूज होता है। पुराने कट में हम नया ब्लेड नहीं लगाते हैं। पुराने कट में हम नया ब्लेड इसलिए नहीं लगाते हैं क्योंकि नया ब्लेड थोड़ा सा काटते काटते घिस जाता है, तो उसका जो किलरेंफ है वो किलरेंफ भी घट जाता है, ठीक ना। तो जब किलरेंफ घट जाता है तो उसमें हम जब नया ब्लेड डालेंगे तो उसका किलरेंफ कम होने के कारण उसमें वो ब्लेड फंस जाता है, इसलिए हम पुराने कट में नए ब्लेड नहीं डालते हैं। अगला है हेक्सा ब्लेड कुछ स्ट्रोक के बाद ढीला हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है ना कि हम काटते काटते जो हमारा बिंग नट होता है वो ढीला हो जाता है, इसके कारण हमारा हेक्सा ब्लेड ढीला हो जाता है। अगला है हेक्सा ब्लेड की लंबाई। हेक्सा ब्लेड की लंबाई मैंने बताया था कि दोनों जो सुराख हैं उनके सेंटर के बीच की जो लंबाई होती है वही हेक्सा ब्लेड की लंबाई होती है। दोस्तों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। धातु जिसे काटना है श्रेणी, दांतों की संख्या प्रति इंच में और पिच mm में। तो दोस्तों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको जानना ही पड़ेगा। जैसे मुलायम धातु, शीशा, तांबा का जो ट्यूब वगैरह बने होते हैं उनको काटने के लिए जो जिस श्रेणी का हम ब्लेड यूज करते हैं वो हमारा श्रेणी होता है कोर्स। अब कोर्स श्रेणी के जो ब्लेड होते हैं उनमें प्रति इंच में दांतों की संख्या हमारा 14 होता है और उनमें पिच की जो लंबाई होती है यानी दो दांतों के बीच की जो दूरी होती है वो हमारा 1.8 mm होता है। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इन्हें आपको याद करना पड़ेगा। दूसरा है मृदु इस्पात या ढलवा लोहा। दोस्तों हम काम करने वाले लोग माइल्ड स्टील कोई नहीं बोलता है जल्दी और मृदु इस्पात भी नहीं बोलता है जल्दी, वो लोग MF बोलते हैं, यानी कैपिटल में हमारा MF, ठीक ना। MF का मतलब माइल्ड स्टील होता है यानी मृदु इस्पात होता है। और ढलवा लोहा तो आपका कास्ट आयरन होता है ये, ठीक ना, जिसे CI बोलते हैं। वो लोग कोड में ज़्यादा बोलते हैं, ठीक ना। तो दोस्तों ये जो हमारा होता है इस प्रकार की धातुओं को काटने के लिए हम मीडियम प्रकार का ब्लेड यूज करेंगे। इसमें प्रति इंच में दांतों की संख्या 18 होती है और इनका जो पिच होता है 1.4 होता है। अगला है मध्य कार्बन इस्पात। इसमें मध्य कार्बन इस्पात को काटने के लिए फाइन श्रेणी की ब्लेड लेंगे, हम फाइन श्रेणी का ब्लेड लेंगे। इसमें प्रति इंच में दांतों की संख्या 24 होती है और पिच की लंबाई 1 mm होती है। अगला है हाई कार्बन स्टील। अगला है हाई कार्बन स्टील। इसमें दोस्तों इनमें काटने के लिए हम जो ब्लेड यूज करेंगे वो वेरी फाइन श्रेणी का होगा, वेरी फाइन। इनमें दांतों की संख्या 32 और इनके जो पिच की लंबाई होगी वो 0.8 mm। तो दोस्तों यहाँ पे आप एक चीज़ समझ में आ गया होगा इनको पढ़ते पढ़ते कि यानी जितनी हमारी हल्की धातु रहेगी, ठीक ना, उनमें दांतों की संख्या उतना ही कम रहेगा और पिच की लंबाई अधिक रहेगी। जब दांत कम रहेंगे तो जाहिर सी बात है उनके बीच का गैप ज़्यादा होगा, यानी बड़े बड़े दांत होंगे। और जितना वो हार्ड धातु रहेगा उनमें दांतों की संख्या उतना ही कम। तो जब दांतों की संख्या कम होगी तो पिच की लंबाई भी कम होती जाएंगी। तो दोस्तों हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, ठीक ना। यदि अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों को बताएं जिससे उनको भी पढ़ने में मदद मिले। धन्यवाद दोस्तों।